चलिए, आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरोही मैथ क्लासेस में। आज हम लोग इस वीडियो में 12th क्लास का कैलकुलस का अध्ययन करेंगे। 12th क्लास का कैलकुलस जो होता है आपका मैथ का मेन पोर्शन है। कैलकुलस को समझिए कि 12th क्लास का हर्ट कहा जाता है, हृदय, जिसको हम लोग दिल कहते हैं ना, क्योंकि ये 44 मार्क्स का है। 44 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कैलकुलस से, है ना। तो कैलकुलस का आज हम लोग अध्ययन करें। यहाँ पर लिखा हुआ है 12th क्लास मैथ्स कैलकुलस बाय अनिल सर। अनिल सर द्वारा इस वीडियो में आप क्या करते हैं, पूरा कैलकुलस का अध्ययन करेंगे। तो आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं 12th क्लास का कैलकुलस, है ना। कैलकुलस और डेली लाइव क्लास चलता है बाबू। हालांकि आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल रहा है, लेकिन आपको लाइव क्लास भी चलता है 8:15 से। कितना चलता है? 8:15 से, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो कैलकुलस क्या है, जरा इसके बारे में जान लेते हैं। इसके बाद फिर कुछ बात जो है और हम आपसे चर्चा करेंगे। तो पहला बात है, कैलकुलस जो है आपका 12th क्लास का जो है, अगर आप कहें अगर 12th क्लास में कैलकुलस आपका जबरदस्त है, आपको खूब बहुत बढ़िया है, तो आप 12th क्लास में कुछ अच्छे नंबर, खूब बढ़िया नंबर उठा सकते हैं आप, ठीक है। तो बात को समझिए, कैलकुलस जो है आपको सही ढंग से पढ़ना पड़ेगा। और कैलकुलस का पोर्शन थोड़ा सा लंबा है, मिला जुलाकर अगर देखा जाए 12th क्लास का तो 30 से 35 चैप्टर के आसपास आ जाता है सिर्फ कैलकुलस, है ना। तो कैलकुलस जो है मेन रूप से दो भाग में बटा हुआ है आपका। कुछ भाग जो है आपका पार्ट 1, जिसे आपके पास दो बुक है, पार्ट 1 एनसीईआरटी का बात करें या तो और किसी और प्रकाशन का बात करें, जिसे कृष्णा का बात करें, तो उसमें दो पार्ट में है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है ना। पार्ट 1 में जो है आपका, पार्ट 1 में डिफरेंशिएशन है जिसको हम अवकलन कहते हैं, और पार्ट 2 में इंटीग्रेशन जिसको हम लोग समाकलन कहते हैं। तो आपका जो यहाँ पर कैलकुलस दो पार्ट में, मतलब दोनों किताब में, है ना, आधा इसमें है फर्स्ट वॉल्यूम में, आधा है सेकंड वॉल्यूम में। तो आपको सही ढंग से कैलकुलस पढ़ना होगा, तभी आप 12th क्लास में एक अच्छे नंबर ला सकते हैं। अगर मैथ में 12th क्लास में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, कुछ खूब बढ़िया नंबर लाना चाहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो आपको जो है कैलकुलस पर पकड़ जबरदस्त होना चाहिए। क्योंकि जब तक कैलकुलस आपका जबरदस्त नहीं होगा, आप मैथ में कुछ अच्छा नहीं कर सकते। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? चलिए ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलस को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, थोड़ा सा ये भी बात पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हाँ, कैलकुलस को आपको हिंदी में क्या कहा जाता है? तो कैलकुलस जो है, कैलकुलस को हम लोग हिंदी में कलन कहते हैं। क्या कहते हैं? कलन। जो यहाँ से आपको करीब करीब 44 मार्क्स का, 44 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, 44 मार्क्स का जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में आता है बाबू, है ना। कम से कम, इससे ज्यादा भी हो सकता है। एग्जाम का जो बिहार बोर्ड का जो है, हम लोग बिहार बोर्ड का तैयारी करते हैं, तो बिहार बोर्ड में जो है 44, 45, 46, 50 तक भी इसको ले जा सकता है। तो थोड़ा सा 4-5 नंबर कम भी कर सकता है। आगे पीछे 2-4 नंबर, 5 नंबर होते रहता है, ठीक है। तो हम लोग जो है कैलकुलस का हिंदी समझ गए। कैलकुलस का हिंदी कलन होता है। कैलकुलस जो है एक 12th क्लास के मैथ का एक मेन पार्ट है, एक मेन पोर्शन है। यहाँ के बाद जो है आपका कैलकुलस स्टार्ट होता है। 11th क्लास में थोड़ा सा इसका जो है डेरिवेटिव अवकलज जो है वहां पर जानना था, है ना। उसके बाद जो है हम लोग 11th क्लास से थोड़ा सा विशेष रूप से अध्ययन करेंगे यहाँ के बाद, और आगे ऐसा ही आपको चलता रहेगा। और इसका डीपली अध्ययन करते हैं आगे चल के। जब कोई लड़का बीएससी भी मैथ ऑनर्स लेता है, तो वहाँ भी कैलकुलस आपको बहुत गहराई से पढ़ना है। या तो आप जेई तैयारी करें, या तो आईआईटी का तैयारी करें, जेई मेंस का तैयारी करें, इंडिया में इस सभी एग्जाम में भी जो आपको कैलकुलस क्वेश्चन आता है, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, इस सभी के लिए आपको कैलकुलस जबरदस्त होना चाहिए। तब कुछ जो है बेहतरीन आप कर सकते हैं, है ना। तो कैलकुलस को हिंदी में लोग कहते हैं कलन। यहाँ से आपको प्रश्न जो है 44 नंबर का आता है। कैलकुलस है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कैलकुलस क्या है? कैलकुलस गणित का वह भाग है। कैलकुलस जो है गणित का एक पार्ट है। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्लास आपका डेली चलेगा, है ना। कैलकुलस गणित का वह भाग है जिसमें राशियों के परिवर्तन का गणितीय अध्ययन किया जाता है। जिसमें राशियों के परिवर्तन का गणितीय अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग कैलकुलस कहते हैं। इसमें चेंज करके, मतलब कोई भी क्वांटिटी है, राशि, उसको हम लोग चेंज करके अध्ययन करते हैं। इसको क्या कहते हैं? कैलकुलस कहा जाता है। कैलकुलस के पिता न्यूटन और लेबनिज को कहा जाता है। अब कैलकुलस का पिता जो हो गया बाबू, कैलकुलस का पिता दो होता है, एक न्यूटन और एक लेबनिज। न्यूटन और लेबनिज, ये दो पिता। कैलकुलस का कैसे हुआ? क्योंकि कैलकुलस का मेन रूप से दो पार्ट है, मुख्य रूप से दो पार्ट है। एक जिसको हम लोग अवकलन के नाम से जानते हैं, और एक समाकलन के नाम से जानते हैं। अगर थोड़ा सा ऊपर करके इसको हम देख लें
और थोड़ा सा आपको हम यहाँ पर समझा दें तो कैलकुलस के मुख्यतः दो भाग होते हैं। कैलकुलस के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? कैलकुलस के मुख्यतः दो भाग होते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, जिसको हम लोग जो है यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं इस प्रकार से। डिफरेंशियल को हम लोग शॉर्ट, इसको हिंदी में अवकलज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकलज, या इसको हम अवकल गुणांक भी कह सकते हैं। अवकल गुणांक क्या कहते हैं? इसको अवकल गुणांक, डिफरेंशियल कोफिशिएंट इसको कहते हैं इंग्लिश में, और इंटीग्रल को समाकल कहते हैं। समाकल, 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 या इसको समाकलन भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो आपका ये हो गया समाकलन, ये हो गया आपका अवकलन या अवकल गुणांक। इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस का जो पिता है वो न्यूटन है, क्योंकि डिफरेंशियल कैलकुलस अवकलन जिसको हम लोग समझते हैं, अवकलन का पिता जो है न्यूटन है। और क्योंकि उसका खोज न्यूटन ने किया था। और इंटीग्रेशन जो होता है, इंटीग्रल्स कैलकुलस जो होता है आपका, उसका खोज लेबनिज ने किया था। और ये दोनों पार्ट एक दूसरे का इन्वर्स है, एक दूसरे का उल्टा है ना, एक दूसरे का क्या है? उल्टा है। इसलिए जो है कैलकुलस का पिता हो गया न्यूटन और लेबनिज, क्योंकि दोनों एक दूसरे, कैलकुलस का मेन पार्ट दोनों है, मेन भाग दोनों है, और दोनों जरूरी है, इसलिए दोनों का खोज अलग अलग वैज्ञानिकों ने किया, अलग अलग गणितज्ञों ने किया। इसी कारण से कैलकुलस का पिता दो हो गया, न्यूटन और लेबनिज। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस आपका हो गया। अगर हम आपको कहें तो आप इसको डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं। डिफरेंशिएशन जिसको आप अवकलन हिंदी में कहते हैं। समझिए, क्योंकि ये नाम जो है बहुत चर्चित, ये नाम आपका बहुत चर्चित है, क्योंकि लड़कन के जवान पर यही रहता है कि अवकलन और समाकलन, इसका उपयोग जो है हम लोग बहुत ज्यादा फिजिक्स में भी करते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस जिसको हम लोग कहते हैं समाकलन, इंटीग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन जिसको हम समाकलन कहते हैं, है ना। इसको शॉर्ट में आप डीसी भी कह सकते हैं। अवकलन को हम लोग शॉर्ट में डीसी के नाम से ही ज्यादा इसका यूज करते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस क्या है? तो मतलब डिफरेंशिएशन क्या है? अवकल या कैलकुलस वह भाग है, कैलकुलस का वह भाग है जिसमें एक राशि को दूसरे राशि के सापेक्ष तात्कालिक परिवर्तन की दर की गणना डिफरेंशियल कैलकुलस कहा जाता है। और इसी के बारे में हम आपको जो है विशेष रूप से हम बताते हैं। ठीक है ना, तो अब समझिए बात को थोड़ा सा। और यहाँ पर कुछ आपका फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम जो है आपको यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस का, मतलब डिफरेंशिएशन। अवकलज जो होता है, अवकलज है ना, जिसको हम शॉर्ट में डीसी कहते हैं। अवकलज निकालने की प्रक्रिया को अवकलन कहते हैं। अवकलज निकालने की प्रक्रिया को अवकलज कहते हैं। यानी आप यहाँ से भी बात को समझ सकते हैं कि अवकलज निकालने की प्रक्रिया अवकलन होगा, डिफरेंशिएशन हो। ठीक है ना, तो अवकलज और अवकलन दोनों को एक ही रूप से समझना। अवकल कहे, अवकलज कहे, अवकल गुणांक कहे, या तो आपको अवकलन कहे, या तो डीसी कहे, सारा बात एक ही है। तो अब हम थोड़ा सा समझते हैं आपको और समझाने का कोशिश करते हैं अवकलन के बारे में। अवकलन या अवकल गुणांक, है ना, बात को समझिए, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? डीसी कहते हैं। और यहाँ पर आपको समझना है इसमें एक है क्या, एक अवकलन है क्या या अवकलज है क्या? तो यह एक राशि के सापेक्ष दूसरे राशि में तात्कालिक परिवर्तन की दर की गणना है। एक राशि के सापेक्ष दूसरे राशि में, जैसे अगर मान लिया जाए कि इसको dy बटा dx इस प्रकार से सूचित करते हैं। अगर y कोई फंक्शन है तब dy बटा dx करने का मतलब हुआ कि x के सापेक्ष जो है y का अवकलज इस प्रकार से आपको समझना है। यह अवकलन भी कह सकते हैं। निचलका के सापेक्ष उपरका का अवकलन होता है। निचलका के सापेक्ष उपरका का क्या होता है? अवकलन होता है ना। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि अगर हमको dy बटा dx लिखा हुआ है, इसका मतलब x के सापेक्ष y का अवकलन, या तो बोल दे x के सापेक्ष y का अवकलन। बाबू y का अवकलन अगर कह दे हमको x के सापेक्ष y का अवकलन, तो इसको हम सूचित कैसे करेंगे?
तो x के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष बोलेगा उसको हम लोग नीचे रखेंगे, जिसको सापेक्ष बोलेगा उसको नीचे रखेंगे और बाकी को ऊपर, है ना। जिसका अवकलन करना हो उसको ऊपर या जिसका सापेक्ष करना हो उसको नीचे। तो जब अवकलन लिया तो मतलब डिफरेंशिएशन, तो इसमें d आपको लगाना होगा, यानी हम इसको लिखेंगे dy बटा dx और इसका मतलब हुआ x के सापेक्ष y का अवकलन। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर आपको बोल दे, देखिए x के सापेक्ष, है ना, x के सापेक्ष जो है x के सापेक्ष अगर आपको बोले x के सापेक्ष आपको बोले fx का अवकलन को कैसे सूचित करेंगे, fx का अवकलन को कैसे सूचित करते हैं, तो f डैश x है। अगर f इसको पढ़ते f डैश x, क्या पढ़ते इसको, f डैश x। अगर आपके पास f डैश x है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x के सापेक्ष इस फंक्शन का अवकलन किया गया है, x के सापेक्ष इस फंक्शन का dc किया गया। ठीक है, और यहाँ पर जरा देखिए, ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। अगर मान लिया जाए कि आपके पास ऐसे है dy बटा dz, इसका मतलब क्या निकल कर आता है, इसका मतलब आप बता सकते हैं। आपको सिर्फ यही पकड़ना है, ऊपरका का अवकलन होता है निचलका के सापेक्ष, ऊपरका का अवकलन निचलका के सापेक्ष होता है। इसको हम बोलेंगे z का अवकलन, सॉरी क्या बोलेंगे इसको, z के सापेक्ष बोलेंगे। आप इसको आराम से लिख लीजिएगा कॉपी में, ताकि आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो किसी भी बात को समझने में। z के सापेक्ष y का अवकलन, किसका अवकलन, y का अवकलन। देखा जाए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। हाँ, अगर यहाँ से कहते कि आपको x के सापेक्ष बोला जाए बाबू, x के सापेक्ष साइन x का अवकलन कहें, इसको हम शॉर्ट में डीसी भी कह सकते हैं। आप याद रखिएगा, इसको हमेशा हम डीसी के नाम से ही याद करेंगे, है ना, डीसी के नाम से ही याद करेंगे। ठीक है, डीसी के नाम से ही हम लोग क्या करते हैं, इसको याद करते हैं। तो अगर आपसे बोले कि x के सापेक्ष जो है, x के सापेक्ष sin x का अवकलन, इसको हम सूचित कैसे करेंगे, इसको हम लिखेंगे d sin x बटा क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे। अब आपको लिखे आना चाहिए कि किस प्रकार से हम कोई भी फंक्शन को जब किसी के सापेक्ष बोलेगा तो उसको हम कैसे नोट कर सकते हैं, कैसे हम लिख सकते हैं उसको। ठीक है, अगर हम आपको बोल दें कि हम थीटा के सापेक्ष बोले कि बताइए थीटा के सापेक्ष जो है, थीटा के सापेक्ष cos x का अवकलन क्या होगा या अवकल गुणांक क्या होगा, है ना, यानी इसको डीसी क्या कहेंगे। पहले बात को बढ़िया से समझ लीजिए आप। cos x है, थीटा के सापेक्ष को, तो ये d cos थीटा, d cos x बटा d थीटा, है ना। आपको सिर्फ सापेक्ष वाला पर ध्यान देना है और किसका अवकल पर ध्यान देना है, किसका अवकलन कर रहा, तो यहाँ बोल रहे थीटा के सापेक्ष, तो थीटा हो जाएगा नीचे में, और cos x का अवकलन तो cos x हो गया ऊपर में। ठीक है, तो ये आपका थीटा के सापेक्ष cos x का अवकलन हो गया, डीसी हो गया, cos x हो गया। ठीक है, हो गया, कुछ इस प्रकार कोई दिक्कत नहीं। अगर हम आपको बोले कि sin x के सापेक्ष जो है, sin x के सापेक्ष cos x का अवकलन क्या होगा, cos x का अवकलन कहें या डीसी कहें, क्या होगा आपको बताना, क्या होगा इसका। तो कहिएगा कि रुकिए बताते हैं। cos x का अवकलन बोल रहा है ना, sin x के सापेक्ष, तो जिसका सापेक्ष कहता है उसको नीचे लिखते हैं, और cos x का अवकलन बोला तो cos x हो जाएगा ऊपर में, sin x हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग अवकलन को सूचित करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर आपको बताना है sin t को t के सापेक्ष ऐसे अगर भी दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है। sin t को t के सापेक्ष अवकलन,
यानी डीसी बोले तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको, साइन टी को टी के सापेक्ष, सापेक्ष मतलब को आगे यहाँ पर लिखा है तो आप समझ गए कि जिसको भी सापेक्ष कहता है उसको हम लोग तो नीचे लिखते हैं और जिसका अवकलन कहता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो साइन टी को बोला तो यहाँ डी साइन टी अब बटा क्या हो टी हो। समझ में आ रहा? अब देखिए आपको समझना है एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो अवकलन कैसे होगा, इसको हम डीसी मतलब इसको हम सूचित करते हैं एफ डैश एक्स से। क्या सूचित करते हैं, इसको सूचित करते हैं एफ डैश एक्स। क्या सूचित करते हैं एफ डैश एक्स। तो सारा बात जो है आपको नोट करना होगा, इतना बात को हम बहुत बढ़िया समझिए, उसके बाद फिर हम लोग जो है गर्दा में जाते हैं। अगर हम आपको बोल दें कि डी वाई बटा डी एक्स, इसका मतलब आपको बताना है, या हम बोल दें एफ डैश एक्स, इसका मतलब बताना है आपको, है ना। नहीं इसको आप हटा देते, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, या वाई डैश कर दें या हम y1 कर दें। इस सभी का मतलब, इस तीनों का मतलब होता है, आप समझिए dy बटा dx कहे या y1 कहे या y1 कहे या y डैश, y डैश है y1 है ना, dy बटा dx या y डैश या y1 कहे, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है जो है इसका x y का बदल x के सापेक्ष y का अवकलन। x के सापेक्ष क्या होता है, x के सापेक्ष y का अवकलन। तो इतना बात जो है आपको ना माइंड में खूब बढ़िया से सेट होना चाहिए, ठीक है। आपको एकदम जबरदस्त समझ में आना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोग समझ गए होंगे, और जब इतना समझ गए होंगे उसके बाद किस प्रकार से अवकलन को लिखना है, अवकलन क्या है। तो अवकलन जो है आपको मैं बता दूं, अवकलन जो है एक चर के सापेक्ष दूसरा चर में परिवर्तन की दर है ना। जैसे कि यहाँ पर अगर साइन टी को टी के सापेक्ष, तो यानी टी के रिस्पेक्ट में साइन टी में परिवर्तन होगा, जो इस प्रकार का अध्ययन करते हैं इसी को हम लोग कहते हैं अवकलन। और अवकलन में यहाँ पर क्या है, कुछ फार्मूला अब हम लोग देखते हैं ना, जहां से प्रश्न हम लोग को बनेगा आराम से, जहां से प्रश्न हम लोग को बनेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर लिया, सीख लिया, लोगों ने सीख लिया, हम लोगों ने यहाँ पर सीख लिया डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन जिसको हम कहते हैं हिंदी में अवकलन, ठीक है। और डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जो है हम आपको कुछ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले फार्मूला आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो अवकलन से रिलेटेड सबसे पहला फार्मूला 1, सबसे पहला फार्मूला x के पावर n बटा dx, x के पावर n बटा dx है ना। इस वीडियो में हम आपको जो है पहले क्या करते हैं, फार्मूला क्वेश्चन सिखाने का ज़्यादा हम कोशिश करेंगे आपको कि किस प्रकार से क्वेश्चन आप अगर डीसी का आए, अवकलन का आए तो आप हल कर सकते हैं। तो dx के पावर n बटा dx है, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, यानी कहने का मतलब हुआ कि कोई भी x के पावर अगर n है तो पावर में जो रहेगा पहले पावर को हम उतार देंगे और फिर पावर में से एक घटा देंगे। अगर x के साथ, जब x के सापेक्ष रहेगा तब, x के पावर n है तो यहाँ पर x रहेगा तब, जैसे कि यहाँ पर t के पावर n है तो यहाँ नीचे में t रहेगा तब, है ना। जैसे यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे हम बोले कि x के पावर 3 है dx, और इसका आपको डीसी बताना है, आपको डीसी बताना है। क्या करना होगा, तो आपको समझना है कि जो पावर में 3 है वो पावर एक्स क्यू का डीसी किसके सापेक्ष बताना, x के सापेक्ष, है ना, x के रिस्पेक्ट में x का डीसी। तो जो पावर है पावर को हम उतार देंगे, तो पावर क्या हो गया आपका, उतर गया, और यही पावर में से एक घटा देंगे तो पावर 3 था, एक घट जाएगा तो कितना हो गया, 2 हो गया, यही आपका डीसी हो गया। x के सापेक्ष x क्यू का अवकलन निकल गया। बात समझ में आ रहा है।
तो यहाँ से अगर आपको हम दूसरा प्रश्न पूछे कि बताइए बाबू x के पावर 10 है ना, x के पावर जो है आपका 10 है और इसी को आपको x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है, तो आप बता सकते हैं कि इसका मान कितना होगा, इसका x के पावर 10 का अवकलन कितना होगा, क्या आपको मालूम है? तो आप अगर समझ गए होंगे तो बोलिएगा यस सर, मैं इसको बता सकता हूँ। किस प्रकार से होगा? तो पावर जो 10 है उतर जाएगा, ठीक है, और x के पावर जब 10 उतर गया, माथा पर से उतार दिया तो माथा पर उसका भार कम जाएगा, 1 कमेगा, तो 10 में से गया तो 9। अब यही आपका आंसर हो गया, है ना, 10 इंटू एक्स के पावर 9। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में जरूर आया हो। और इसी प्रकार से पहले फॉर्मूला लिखिए, 2-3 ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, छोटा छोटा प्रश्न है। अभी हम छोटा छोटा से थोड़ा सा 0 लेवल से हाई लेवल तक आपको लेके जाएंगे, है ना। सारा प्रश्नों को हम लोग जो है आपको हल करने के लिए सिखाएंगे, एनसीईआरटी लेवल का भी और जो है प्राइवेट प्रकाशन जो है यहाँ पर आपको है केसी सिन्हा को भी हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को आप लोग को सामने रखेंगे। तो चलिए, अगर ये प्रश्न जो है आपका इस प्रकार से हम बोले कि x के पावर जो है -3 है और dx है, तो क्या आप बता सकते हैं इसका dc क्या होगा? यस या नो, आप बता सकते हैं? तो हाँ, इसका dc होगा क्या? पहले हम क्या करेंगे, पावर को उतार देंगे। पावर जैसा ही उतरेगा तो -3 उतरेगा ना, क्योंकि पावर तो -3 है और x के पावर -3 ऑलरेडी पहले से है। लेकिन नियम क्या है, पावर उतार के पावर में से घटाते हैं, है ना। तो पावर जैसा ही उतारे तो पावर में से घटेगा, -1 हो गया। यहाँ पर आपको -3 हो गया, x के पावर -3 -1 -4 हो गया, 3 इंटू एक्स के पावर -4, ये -3 इंटू एक्स के पावर -4। अगर आप चाहें तो इसको नीचे करके प्लस भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न आप लोग को मिलेगा और आपको एक बहुत छोटा छोटा प्रश्न है। अब ऐसा ही कि मान लिया जाए, ऐसा बात आ गया कि x के पावर 3/2 है ना dx, इसका क्या होगा? इसका होगा क्या? x के पावर 3/2 है, तो पावर वाला फॉर्मूला क्या कहता है, पावर उतारो तो 3/2 उतारेगा, अब पावर में से 1 घटाओ तो 3/2 में से 1 घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो गया 3/2, अब पावर में से 1 घट जाएगा तो इसका एलसीएम लेगा, 3/2 - 1 बट्टा घटाव तो कर सकता है, तो जैसा ही एलसीएम लेगा तो हो जाएगा आपको कितना, 2 1/2 हो जाएगा, और 1/2 को आप रूट में लिख सकते हो, तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, आपका आंसर इतना मिलेगा, जरूर मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा चीजें। अब हम आपको क्या करते हैं, इस वीडियो में पूरा फॉर्मूला लिख देते हैं, इसके बाद जो है हम आपको अगले जब वीडियो में मिलेंगे तो वहां से आपको सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, सिर्फ क्वेश्चन। और क्वेश्चन किस प्रकार से होगा, तो पहले हम फॉर्मूला डिफरेंशिएशन डीसी फॉर्मूला हम लिख देते हैं। डीसी, जिसको हम अवकलन फॉर्मूला कहते हैं, क्या कहते हैं, अवकलन फॉर्मूला। चलिए, पहला फॉर्मूला जो अभी हमने लिखा और अभी आपने भी लिखा, x के पावर n इंटू एक्स के पावर n इंटू एक्स के पावर n-1, ये आपका पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला आपका है dx बटा, अगर dx है तो इसका वैल्यू आपका 1 है, याद रखिएगा। इधर में सब सारा फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अगर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का dc क्या होता है, 2x होता है। ये सब जो है हमेशा यूज होने वाला है ना। एक्स क्यू का डीसी क्या होता है, तो पावर उतर जाएगा, पावर में से घट जाएगा, 3 उतर गए, घट गया, हो गया इतना। चलिए, 5 फार्मूला क्या है आपको हम बताते हैं। चलिए, इसके बाद अगर आपको पूछे कांस्टेंट सी, कांस्टेंट कोई भी संख्या, कोई भी नंबर का यहाँ पर आपका अवकलन जो होगा उसका डीसी 0 होगा। कोई भी नंबर 5 हो, 3 हो, 6 हो, 7 कुछ भी हो, उसका जो डीसी होगा आपका क्या होगा, 0 होगा। अगर उसी के साथ में
उसी के साथ में मान लिया जाए सी कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट के साथ में कोई चर जैसे कि यू है और क्या सी, यहाँ पर सी आपका कांस्टेंट है और ये कोई वेरिएबल है, तो क्या करते हैं कांस्टेंट को हम बाहर कर देते हैं। कांस्टेंट को क्या कर देते हैं, कांस्टेंट को बाहर करके जो भी रहता है उसका हम लोग डीसी कर देते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि बताइए रूट एक्स का डीसी क्या होता है, बहुत ज्यादा यूज होने वाले फार्मूला है, इसको आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा यूज होने वाला फार्मूला। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स होता है ना। और आप लोग याद रखिएगा 1/x, 1/x का डीसी क्या होता है, आपका क्या होता है, -1/x² होता है, -1/x² होता है। ठीक है। अगर और हम फार्मूला आपको दिखाएं, सॉरी यहाँ पर 1/x² का क्या हो जाएगा फार्मूला डीसी का, तो हो जाएगा -2/x³, एक बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर 1 था तब 2 हो गया। अगर हम इसको बोल दें कि आपको बताइए 1/3 1/x³ का क्या होगा डीसी, तो आप बता सकते हैं इसको कि -3 हो जाएगा, x³ माइनस यहाँ पर 4 हो जाएगा, सिर्फ प्लस में 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया, 8 हो गया, ये फार्मूला 9 हो गया आपका, 10 हो गया। और 11 फार्मूला अगर हम देखें आपको फार्मूला अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन चरघातीय फलन e के पावर x का डीसी होता है e के पावर x, e के पावर x का डीसी क्या होता है, e के पावर x होता है ना। वीडियो रोक कर इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है बराबर फार्मूला फिर जो है हम लोग को यहाँ से मिलता है ना, बराबर फार्मूला फिर हम लोग को यहाँ से मिलता है कि अगर यहाँ पर क्या है log x है, log x का डीसी जो आपको होता है 1/x होता है, log x का क्या होता है डीसी 1/x होता है ना। उसके बाद 13वां फार्मूला आपको मिल जाएगा a के पावर x, सारा फार्मूला को कॉपी में नोट कर लीजिएगा। a के पावर x का डीसी होता है 1/x log x। सभी पर हम क्वेश्चन बनाएंगे, आपको सभी पर प्रश्न हम बनाएंगे आप, ठीक है। x का होता है x log x होता है। उसके बाद 14 नंबर फार्मूला हम लोग अगर आगे चले तो हम लोग को मिल जाएगा इस प्रकार से, इधर तो हो गया। अगर हम चले यहाँ पर sin x का डीसी आपका मिलेगा क्या, तो sin x का डीसी मिलेगा cos x, sin x का डीसी क्या होता है cos x होता है। और यहाँ पर आपको cos x का डीसी जो होगा आपको -sin x होगा। आपको याद रहे कि जो भी फंक्शन यहाँ c से शुरू होगा, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन जो c से शुरू होगा उसका जो डीसी होगा माइनस में होगा, किसमें होगा, उसका डीसी आपका माइनस में होगा। तो ये आपका हो जाएगा क्या -sin x। 16वां अगर tan x रहे, tan x का डीसी रहे, तो tan x का डीसी होता है sec² x होता है, ठीक है। तो हम लोग 16 फार्मूला पहुंच गए, और कुछ फार्मूला वो भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि एक फार्मूला एक बार लिख देंगे उसके बाद सभी फार्मूला पर जो है क्वेश्चन जो है मिलेगा, हम लोग आराम से करेंगे। चलिए, आपको 17 नंबर फार्मूला मिल जाएगा sec x का। अगर हम बात करें तो sec x का डीसी हो जाएगा आपको sec x इंटू में tan x, है ना, sec x इंटू में tan x हो जाएगा। 18 नंबर का बात करें तो अगर मान लिया जाए cosec x का बात करें कि cosec x का डीसी क्या होता है, तो माइनस cosec x इंटू में cot x, ठीक है। चलिए, अगर क्वेश्चन 19 का बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नहीं, फार्मूला 19 cot x माइनस cosec² x। यहाँ पर दोनों c से स्टार्ट था फंक्शन, इसलिए दोनों में क्या हुआ माइनस हुआ, यहाँ cos भी था जो आपको माइनस में होगा, ठीक है। तो इतना फार्मूला फिलहाल आपको 19 फार्मूला जो है ट्रिगो और बेसिक जो फार्मूला था वो हमने लिखाया, और फार्मूला भी बहुत सारे हैं, है ना। तो धीरे धीरे हम लोग को मिलते रहेंगे, रास्ते में जब हम लोग चलेंगे। 20 फार्मूला अगर आपको हम दें तो प्लस वाला पर दे देते हैं u + v का फार्मूला। अगर दो फंक्शन जुटा हुआ, क्या है, दो फंक्शन आपको यहाँ पर जुटा हुआ है,
दो फंक्शन जुटा हुआ है तो यू, ये आपका हो जाएगा डी यू बटा डी एक्स प्लस डी वी बटा डी एक्स। ठीक है, और क्या है, अगर ही जैसे मान 3 फंक्शन आता यू प्लस वी प्लस अगर डब्ल्यू रहता, 3 फंक्शन आता प्लस में, तो जितना फंक्शन प्लस में रहेगा सभी के साथ में डीसी होगा। तो यहाँ पे डी यू बटा हो जाएगा आपको डी यू बटा डी एक्स प्लस डी वी बटा डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू बटा डी एक्स। बात समझ में आ रहा है? तो इतना फंक्शन जो है, इतना फंक्शन का फॉर्मूला हम लोग को माइंड में होना जरूरी। और छोटा छोटा जो इधर एग्जाम्पल हमने बताया, वही एग्जाम्पल भी आपको माइंड में सेव होना चाहिए, तभी हम लोग कुछ जो है बहुत बढ़िया कर सकते हैं। कहे तो कुछ बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अब सही फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन जो है हम लोग को करना होगा, है ना। तो इतना फॉर्मूला पहले आप लोग को नोट करना होगा। इसके बाद फिर जो हम लोग अगले वीडियो में या तो लाइव क्लास में जुड़ेंगे, है ना। लाइव क्लास जुड़िए, डेली आपको रात को 8:15 बजे से लाइव क्लास होता है। किसी कारणवश कभी कभी एक आध सप्ताह में एक आध दिन ना भी हो पाता है, तो लेकिन प्रतिदिन क्लास होता है। तो आप लोग को जुड़ना चाहिए और लाइव क्लास करना चाहिए। आपका एक वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।